7 अक्टूबर 2023 सिम्हात तौरा का मुकद्दस दिन मनाने की तैयारियां उरूज पर थी। इस्राइल जश्न में डूबा हुआ था, मगर सुबह की पहली किरणों के साथ ही आसमानों से एक अजाब बरसना शुरू हो गया। ये गजा से आने वाले रॉकेट नहीं थे, बल्कि एक तूफान था, एक ऐसा हमला जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। पैरों तले जैसे जमीन निकल गई। बिलियन डॉलर्स की इस्राएली आयरन वॉल, इसकी जदीद टेक्नोलॉजी, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियां सब कहां थी? सब धरी की धरी रह गई। दुनिया का मोस्ट सिक्योर बॉर्डर चंद घंटों में ही इनसिक्योर हो चुका था। और वो शख्स जिसने अपनी पूरी सियासत, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लेगेसी सिर्फ एक लफ्ज पर बनाई थी, सिक्योरिटी। इसका नाम ही ये पड़ गया था, मिस्टर सिक्योरिटी, जिसने दिहाइयों तक इस्राएलियों को यकीन दिलाया था कि सिर्फ बेन्यामीन नेतन्याहू ही इन्हें दुश्मनों से बचा सकता है, उन्हें महफूज रख सकता है। लेकिन आज उसके होते हुए इस्राइल अपनी तारीख के सबसे बड़े सिक्योरिटी फेलियर का सामना कर रहा था। वो लीडर जो हर खतरे की बू सूंघ लेता था, इस तूफान से इतना बेखबर कैसे रहा? क्या लंबा इक्तदार, अंदरूनी बहरान और करप्शन ने इसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी? 7 अक्टूबर के दिन सिर्फ सरहद पर लगी कंक्रीट और स्टील वॉल ही नहीं टूटी, नेतन्याहू डॉक्टराइन भी टूट गया। ये वहम भी टूट गया कि ताकत, एग्रेशन और दीवारें खड़ी करके अमन खरीदा जा सकता है। ये बेन्यामीन नेतन्याहू की कहानी का शायद सबसे अहम दिन है। यहां से वो इस्राइल को कहां ले जाएगा? क्या ये उसके सियासी अंजाम का आगाज है, या ये हालात उसे पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा ताकतवर और पहले से ज्यादा जालिम बना देंगे? इसे जानने और समझने के लिए बेन्यामीन नेतन्याहू की पूरी लाइफ को समझना जरूरी है। ये इस्राइल ही नहीं, शायद दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी की कहानी है, जिसकी जिंदगी का हर चैप्टर खून से लिखा गया है और ताकत से बयान किया गया है। तो असल नेतन्याहू कौन है, आपको बताएंगे रफ्तार पर, और आपके सामने वो पर्दे उठाएंगे जो अब तक कोई नहीं उठा पाया। आप तो जानते ही हैं, मुश्किल काम हमेशा बहादुरों के जिम्मे आते हैं, तो लिहाजा इस काम की जिम्मेदारी भी रफ्तार ने ही उठाई। तो बगैर किसी सुस्ती के रफ्तार को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए, और मेरे साथ चले बीबी की कहानी में, यानी नेतन्याहू की कहानी में। सरजमीन फलस्तीन पर इस्राइल की बुनियादें खड़े हुए अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है कि तल अबीब में बिन जियोन नेतन्याहू के यहां दूसरे बेटे की पैदाइश हुई। नाम रखा गया बेन्यामीन। बिन जियोन एक तारीखदान थे, कोई आम हिस्टोरियन नहीं, बल्कि रिविजनिस्ट ज़ायोनिज्म के बड़े नजरियाती रहनुमाओं में से एक। ये खतरनाक लोगों की आइडियोलॉजी थी, जिनका मानना था कि यहूदियों को अपने सर्वाइवल और अपनी रियासत के लिए ताकत का बेदरेक इस्तेमाल करना होगा। अरबों के साथ किसी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं, और एक आयरन वॉल ही उनकी हिफाजत की जामिन है। बिन जियोन नेतन्याहू का इसराइल के पहले वजीर आजम डेविड बिन गौरियन और उस वक्त की लेबर पार्टी से बड़ा इख्तिलाफ था। वो उन्हें कमजोर समझता, मुफाहमत करने वाला और समझौते करने वाला कहता। לגייס את העם היהודי שיילחם על שלמותה מירושלים היהודית. באיזה אופן? מה זה להילחם? פיזית להילחם? במלחמה? באמצעים צבאיים? אם צריך, אז גם במלחמה. उसके ख्यालात और नजरियात में शिद्दत से यह एहसास मौजूद था कि यहूदी खतरे में है और उन्हें हर कीमत पर खुद को मजबूत बनाना होगा। यही खौफ, यही नफ्सियात और यही शिद्दत बेन्यामीन नेतन्याहू की घुट्टी में पड़ी। उसने अपने बाप से सिर्फ तारीख ही नहीं सीखी, बल्कि एक खास, इंतहाई शिद्दत पसंदाना और किसी हद तक मायूस कुन वर्ल्ड व्यू भी पाया। एक ऐसी दुनिया की जहां ताकत ही सब कुछ है, ऐसी दुनिया जिसमें इसराइल को हमेशा हालत जंग में रहना है।
The struggle of the Jewish people to return to their homeland and once returned to secure it for future generations. बिन्यामीन नेतन्याहू को बनाने में सिर्फ बाप का नजरिया ही शामिल नहीं था, एक और अहम चीज भी थी और वो थी अमेरिका। उसका खानदान 2 मर्तबा लंबे अरसे के लिए अमेरिका में रहा। नेतन्याहू ने अपनी नौजवानी का बड़ा हिस्सा फिलाडेल्फिया और बॉस्टन में गुजारा, जहां उसने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक MIT से आर्किटेक्चर और बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्रीज ली। इसके बाद मशहूर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में भी काम किया और इसी अरसे में वो एक टीवी डिबेट शो में भी नजर आया। प्रोग्राम का नाम था दी एडवोकेट, जिसमें वो दलील देते नजर आया कि मिडिल ईस्ट का असल प्रॉब्लम अरब है, क्योंकि वो इसराइल को कबूल नहीं कर रहे। I think the United States should oppose the creation of a Palestinian state for several reasons. The first one being that it is unjust to demand the creation of a 22nd Arab state and a second Palestinian state at the expense of the only Jewish state. The destruction of people who surround us, yes, I believe we should fight for our survival. If I have to, I'll fight again, but I hope not to. और यहीं पर वो हुआ जिसने नेतन्याहू की जिंदगी बदल दी। रात के अंधेरे में कुछ कमांडोज एक मिशन पर हैं। कई लोगों की जानें दांव पर लगी हुई हैं, जो हाईजैकर्स की कैद में हैं, और उन्हें छुड़ाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेयरिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसका नाम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इस ऑपरेशन में एक 30 साल का कमांडो भी शामिल है, लेफ्टिनेंट कर्नल योनातान नेतन्याहू, बिन ज़ियोन का बेटा और बिन्यामीन का बड़ा भाई। जब ऑपरेशन मुकम्मल होने ही वाला था, कामयाबी जैसे नजर आ रही थी, तभी अचानक एक गोली इसके सीने के आर पार हो गई। योनातान मर गया। 26 साल का बिन्यामीन भाई को अपना आइडियल कहता था, अपना गुरु मानता था। शायद इसकी लाश पर खड़े होकर ही उसने फैसला कर लिया, वो बदला लेगा। इस वाकये ने बिन्यामीन को बदल दिया, उसके खानदान को बदल दिया, उसके दिलो दिमाग पर मजीद वहशत तारी कर दी, और वक्त के साथ साथ इसका जंगी जुनून बढ़ता चला गया। भाई की मौत से एक नजरिए का जन्म हुआ और शुरू हुई उस नेतन्याहू की वो कहानी जिसे आज हम जानते हैं। One thing from the speech, remember this: our enemies are your enemies. Our fight is your fight, and our victory will be your victory. उसने खुद पर काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका में ही उसने अपनी शख्सियत को बनाया। सिर्फ तालीम ही नहीं ली, अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन पॉलिटिक्स और सबसे बढ़कर अमेरिकी मीडिया को भी समझा। सीखा कि अपनी बात कैसे मनवानी है, बहस कैसे जीती जाती है, कैमरे का सामना कैसे करना है, और एक पेचीदा पैगाम को सादा और इंपैक्टफुल नारों में कैसे बदलना है। उसकी फ्लुएंट अमेरिकन इंग्लिश, पुरअतमाद अंदाज और दलील देने की सलाहियत, ये सब उसने अमेरिका से सीखी थी। और ये भी जान लिया था कि वेस्ट के सामने इसराइल का मुकदमा कैसे पेश करना है, कैसे उन्हें इस्तेमाल करके अपने लिए हिमायत हासिल करनी है। ये वो आर्ट था जो उसकी पॉलिटिक्स की बुनियाद बना। तालीम के साथ साथ फौजी तरबियत भी उसकी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा थी। बिन्यामीन ने इसराइल की एलीट कमांडो यूनिट साइडेट मित्काल में सर्विसेज दी थी, वही यूनिट जिसमें कभी उसका भाई योनातान होता था। उसने अपने पर्सनल ट्रेजेडी को एक सियासी मिशन बना लिया, एक ऐसा इसराइल बनाने चल पड़ा जहां कभी कोई योनातान ना मारा जाए। If you strike us, we will strike you. फौज में सर्विस और अमेरिकन तालीम के बाद बिन्यामीन नेतन्याहू का अगला मैदान था सिफारतकारी। 1982 में अमेरिका में इसराइल के सफीर थे मोशे एरन्स, लिकुद पार्टी के अहम रहनुमा थे, जिन्होंने नेतन्याहू की सलाहियत को पहचान लिया। अब नेतन्याहू वाशिंगटन में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन बन गया। ये उसकी जिंदगी का बहुत अहम मोड़ था। अब मोशे एरन्स बिन्यामीन के सियासी मेंटोर थे और उनके जरिए बिन्यामीन को इख्तिदार के ऐवानों तक रसाई मिल गई। ये वो जमाना था जब इसराइल बहुत दबाव में था। असल में इसराइल ने लबनान पर हमला किया था और हजारों शहरी मार दिए थे। सबरा और शतीला के कैंपों में जो कुछ हुआ उससे तो पूरी दुनिया हैरान थी और सख्त गुस्से में भी।
लेकिन इन तमाम हंगामों से दूर बिन्यामीन अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल का मुस्तकिल मंदूब बन चुका था। वो प्लेटफॉर्म जिसने बीबी को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया, वही प्लेटफॉर्म जिसको आज वो जूते की नोक पर रखता है। बिन्यामीन कोई रिवायती सिफारतकार नहीं था, उसका अंदाज बहुत ही एग्रेसिव था, उसकी जुबान तेज थी। इसराइल पर बात करने वालों को वो डायरेक्ट चैलेंज करने से भी नहीं डरता था। वो उस जमाने में टेलीविजन की ताकत को अच्छी तरह समझता था और यही वजह है कि अमेरिकन मीडिया पर आते ही छा गया। बहस कैसे करनी है और जीतना कैसे है वो अच्छी तरह जानता था। कैमरे के सामने मुस्कुराना कैसे है और कब सख्त लहजा अपनाना है ये भी उसे बखूबी पता था। I think more than anything else, the events in that local region will be determined by the policies of the United States. You may ask, why do I say that? There's a tremendous armament going on there, an arming of the Syrian army, which is now armed to the teeth with Soviet weapons and is poised to do the Soviets' bidding anywhere in the Middle East. ये कोल्ड वॉर का जमाना था। इसराइल अमेरिका की सोवियत यूनियन से दुश्मनी का कार्ड खेल रहा था और अमेरिका को उकसा रहा था कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ इसराइल है जो उसका इत्तेहादी है और वही इसके मफादात का तहफ्फुज़ कर सकता है। नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस को इसराइल के खिलाफ एक मुहाज समझकर लड़ता रहा, यहां डटकर सबका मुकाबला करता रहा और फिर रिजल्ट सामने आने लगे। अमेरिका में इसराइल के हामी बढ़ते गए, खास तौर पर कंजर्वेटिव हलकों में वो बहुत ही मशहूर हो गया और यहीं से उसकी फ्यूचर पॉलिटिकल कैरियर की बुनियाद पड़ गई। בזמן שישראל לאחרונה נמצאות מפצו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם מטר שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה מה שהוא ומה ידיעתו. עושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות התבגר ועדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. שמחה וטוב לראות. כדי שחסידים מקפידים שכל ימנים יהיו שמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. अब बिन्यामीन के सामने सिफारतकारी का मैदान छोटा पड़ चुका था। अब बारी थी असल मैदान की। नेतन्याहू 1988 में अक़वाम मुत्तहिदा से वापस आया और आते ही सियासत की दुनिया में कदम रख दिया। उसकी मंजिल थी राइट विंग की लिकुद पार्टी, वही पार्टी जिसकी आइडियोलॉजी उसके बाप के ख्यालात के बहुत करीब थी, वही पार्टी जिसकी क़यादत मेनाहिम बेगिन और यत्ज़ाक रॉबिन जैसे सख्त गिर रहनुमा कर चुके थे। अब नेतन्याहू अपने अमेरिकन मैनर्स, मीडिया फ्रेंडली इमेज और अपने एग्रेसिव कौम परस्ती की वजह से लिकुद का नया चेहरा बन गया। ज्यादा वक्त नहीं लगा, वो इजरायली पार्लियामेंट तक पहुंच गया और फिर नायब वजीर खारजा भी बन गया। वो तेजी से ऊपर बढ़ता चला गया और अब उसकी नजरें थीं सबसे बड़े ओहदे पर, यानी इसराइल की वजारत उज़्मा पर। ये 90s का एरा था। मिडिल ईस्ट की तारीख में एक नया चैप्टर खुलता हुआ नजर आया। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात हुए और नतीजा 1993 में ओस्लो मुआहदे की सूरत में निकला। वज़ीर आज़म यत्ज़ाक रॉबिन और चेयरमैन यासिर अरफात ने व्हाइट हाउस में हाथ मिलाए। दुनिया भर में अमन की एक उम्मीद पैदा हुई। एक जैसी तैसी लूली लंगड़ी ही सही, लेकिन एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत बनती नजर आने लगी। मगर इस मुआहदे ने अरबों को ही नहीं, इसराइलियों को भी मुकम्मल तौर पर तकसीम कर दिया। दाएं बाजू की पार्टियां और कौम परस्त हल्के तो इसे एक बड़ी गलती कहने लगे, तारीखी धोखा करार देने लगे। इस मुखालिफत का सबसे बड़ा चेहरा कौन था? सबसे नुमाया आवाज कौन थी? सबसे ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच किसने ली? जी हां, लिकुद पार्टी के नए सरबराह बिन्यामीन नेतन्याहू। Excellency Yitzhak Rabin, Prime Minister of Israel, Chairman Arafat. People of Israel want a real peace, and real peace means peace with security, peace they can trust, with a partner they can trust, and they don't feel they have it here. We want a real peace, not a fake one. नेतन्याहू ने आते ही ओस्लो मुआहदे के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर दिया। रैलियां निकाली, जलसे किए और अपनी तकरीरों में
यित्ज़ाक रॉबिन की हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए। कहा यासिर अराफात दहशतगर्द है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यह मुआहिदा इजराइल को तबाही के दिहाने पर ले जाएगा। उसने यह फार्मूला भी मानने से इनकार कर दिया कि अमन के बदले जमीन दी जाए। उसने अमन बढ़ाए अमन के बजाय मेकिंग अ सेफ पीस का नारा लगाया। यह खुला पैगाम था कि ताकत और सिर्फ ताकत ही में इजराइल का सर्वाइवल है। इस कैंपेन ने माहौल को इतना टेंस कर दिया, इतना जहरीला बना दिया कि यित्ज़ाक रॉबिन मुल्क में गद्दार बन गया। उसके खिलाफ नफरत अंगेज नारे लगने लगे और फिर 4 नवंबर 1995 आ गया। वो हो गया जिसने इजराइल को हिला कर रख दिया। तल अबीब में एक अमन रैली के बाद यित्ज़ाक रॉबिन को एक इंतहा पसंद यहूदी ने कत्ल कर दिया। ये कत्ल सिर्फ इजराइल के वजीर आजम का कत्ल नहीं था, एक शख्स का कत्ल नहीं था, बल्कि ये अमन पर हमला था। इस एक कत्ल ने बिन्यामीन के लिए रास्ता साफ कर दिया। सियासत बड़ी बेरहम चीज है भाई। इस वाक़े के बाद ओस्लो मुआहिदे के हामी कमजोर पड़ गए और मुखालिफिन मजबूत हो गए। नेतन्याहू ने कत्ल की मजम्मत तो की, लेकिन सबका यही ख्याल था कि ये उसकी चलाई गई मुहिम थी जिसने उस कत्ल के लिए माहौल बनाया। यित्ज़ाक रॉबिन के बाद शमून पेरेज ने मुल्क की क़यादत संभाली, मगर इन पर भी कोई एतमाद नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि 1996 में इलेक्शन आ गए। एक खौफ की फिजा थी, गैर यकीनी की फिजा थी, जिसका पूरा फायदा नेतन्याहू ने उठाया। उसने 2 मशहूर नारे लगाए, एक ये कि पेरेज इसराइल को तकसीम कर देगा और दूसरा नेतन्याहू मेकिंग अ सेफ पीस, और वो इलेक्शन जीत गया। सिर्फ 46 साल की उम्र में वो इसराइल का कम उम्र तरीन वजीर आजम बन गया और फिर वही किया जिसके नारे लगाए थे। अमन के रास्ते बंद किए, रोक दिए, फलस्तीन के साथ मुज़ाकरात को ब्रेक लगाए, मगरिबी किनारे और गजा से इजरायली फौज के निकलने में रुकावट डाली और सबसे बढ़कर ये मकबूजा फलस्तीन के इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर को बहुत तेज कर दिया। This is a crime, a big crime against our religious and holy places, and it is completely against the peace process. पॉलिसी बिल्कुल क्लियर थी, फलस्तीनियों को कोई रियायत नहीं देना और इसराइल की सिक्योरिटी को मजबूत करना। यूं नेतन्याहू के पहले दौर में अमन का ख्वाब तकरीबन टूट गया। उन्होंने हालात वहां तक पहुंचाए कि खुद हुकूमत में इख्तिलाफ हो गया और वो अपनी ट्रम पूरी नहीं कर सके। बीबी की गवर्नमेंट खत्म हो गई, लेकिन इस ट्रम में यह जरूर हो गया कि अमन के मुकाबले में खौफ की फिजा जरूर बन गई और यही नेतन्याहू चाहता था। None of us can achieve all our dreams. None of us can achieve all our expectations. None of us can fulfill each national desire. It cannot work that way. 1999 में हुकूमत से यूं निकाले जाने के बाद कुछ अरसे के लिए तो नेतन्याहू सियासत से दूर चला गया। वो इधर उधर लेक्चर्स देने लगा, किताबें लिखने लगा, समझे गोशनशीन हो गया, लेकिन आर्जी तौर पर। उसे पता था कि उसकी मंजिल एक ही है, इक्तिदार। इसलिए वो लिकुद पार्टी में वापस आया और 2003 में एरियल शारून की हुकूमत में इसे एक अहम ओहदा मिल गया, वजीर खजाना का। ये ऐसा रोल था जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मगर बीबी ने यहाँ कुछ बड़े काम कर दिए। टैक्सेस खत्म किए, प्राइवेटाइजेशन की और कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए कि इसराइली मईशत को कम से कम उस वक्त तो बड़ा फायदा हुआ। अब वो मिस्टर सिक्योरिटी के साथ मिस्टर इकोनॉमी भी बन गया और यूं सियासी मैदान में वापसी का रास्ता हमवार हो गया। There's no other example that I know of in the history of nations in which a scattered people, practically left for dead, has been able to reassert its national life. फिर 2005 आया जब एरियल शारोन ने एक ऐसा फैसला किया जिस पर नेतन्याहू तब गया। वो ये कि इस्राएली फौज गजा से निकल जाएगी और यहूदी बस्तियां भी खत्म कर दी जाएंगी। यह ऐलान नेतन्याहू पर बम बनकर गिरा। वो जिस सोच का आदमी था, मिस्टर सिक्योरिटी था, वो ऐसे किसी ऐलान का साथ नहीं दे सकता था। और फिर वही हुआ जिसकी नेतन्याहू से एक्सपेक्टेशन थी। उसने वजीर खजाना के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और यही वो फैसला था जिसने उसकी लाइफ बदल दी। पहले लिकुद पार्टी छोड़ी, लेकिन फिर वापस आया, कहीं ज्यादा पावरफुल बनकर और पार्टी का नया सरबराह बनकर, वो भी बिला मुकाबला। लेकिन वो खुद को जितना पावरफुल समझ रहा था, हालात उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे।
2006 में इलेक्शन हुए तो लिकुद पार्टी को शिकस्त हो गई। अब वो वजीर आजम नहीं, अपोजिशन लीडर था, लेकिन इस पोजीशन में इसने हर चीज का फायदा उठाया। गजा से निकलने के बाद हमास के मजबूत होने का, दूसरी इंतिफाजा के बाद पैदा होने वाले हालात का, और यूथ ऑलमर्ट की हुकूमत के स्कैंडल्स का, यहां तक कि 2009 में फिर इलेक्शन हुए तो कम सीटें जीतने के बावजूद सियासी जोड़ तोड़ करके हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया। 10 साल बाद नेतन्याहू एक बार फिर इसराइल का वजीर आजम था, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा खतरनाक। What's the greatest threat right now that Israel faces? Foreign threat. Iran. You want the 3 threats? Give me the 3 threats. Iran, Iran, Iran. नेतन्याहू का दूसरा टेन्योर इसराइल की तारीख में किसी भी हुक्मरान का सबसे लंबा दौर बनने वाला था। एक ऐसा दौर जिसने इसराइल ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना असर डाला। अब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि अब बीबी इसराइल का वजीर आजम नहीं, जमहूरी बादशाह बनने वाला था। और इसकी पहली और आखिरी तरजीह एक ही थी, सिक्योरिटी। अब तो समझे वो जुनूनी हो चुका था। उसने कहा कि इसराइल की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है ईरान। कहा कि इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा है और इसे रोकने के लिए हर कोशिश की जाएगी। वो हर इंटरनेशनल फोरम पर गया, अमेरिका पर प्रेशर डाला, ठोस, धमकी, प्यार, मोहब्बत, जो कुछ कर सकता था वो किया। ये वो वक्त था जब बराक ओबामा व्हाइट हाउस में थे और वहां नेतन्याहू का कोई दोस्त नहीं था, तो उसने कांग्रेस में अपने दोस्त ढूंढ लिए और ओबामा की मर्जी के खिलाफ तकरीर भी कर डाली। वो ईरान को खुल्लम खुल्ला फौजी हमलों की धमकी देता, इसके खिलाफ खुफिया ऑपरेशंस का ऐलान करता। We must all stand together to stop Iran's march of conquest, subjugation and terror. उस दौर में फलस्तीन के खिलाफ इसराइल की पॉलिसी बहुत ही हार्ड लाइन हो गई। 2 स्टेट सोल्यूशन समझे पूरी तरह दफन हो गया। गजा पर बार बार फौजी ऑपरेशंस हुए, जिसके लिए एक इंतहाई गैर इंसानी और घटिया टर्म इस्तेमाल की गई, मोइंग द ग्रास, यानी घास की कटाई। इन ऑपरेशंस में हजारों फलस्तीनी शहीद हुए। गजा का मुहासरा सख्त होता चला गया और नेतन्याहू उसे घास की कटाई करार देता कि जो हर कुछ अरसे बाद जरूरी होती। दूसरी तरफ मगरबी किनारे में भी यहूदी बस्तियों की तामीर बहुत तेज कर दी गई। दुनिया का कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, दोस्त ममालिक की परेशानियां, नेतन्याहू ने किसी की कोई परवाह नहीं की। वो सब कुछ नजरअंदाज करता गया। वो बस एक काम करना चाहता था, बस एक, ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा किया जाए ताकि अगर कोई 2 स्टेट सोल्यूशन पर अमल करना भी चाहे तो ना हो सके और यूं फलस्तीन रियासत बनना नामुमकिन हो जाए। उसका मैसेज सिर्फ एक था, इसराइल पावरफुल है, वो अपनी शराइत मनवाएगा और किसी के सामने नहीं झुकेगा। और इस बदमाशी के पीछे इसे जल्द आशीर्वाद मिलने वाली थी अमेरिका की। When Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every American city, every city that you come from, we're not only protecting ourselves, we're protecting you. नेतन्याहू हो या कोई भी इस्राएली लीडर, इसकी खारजा पॉलिसी का महवर हमेशा एक ही रहा है, अमेरिका। सबको पता है कि इस्राएल की बका और ताकत कुछ नहीं अगर अमेरिका की हिमायत ना हो। मगर एक दौर ऐसा आया जिसमें इस्राएल और अमेरिका के बीच हालात काफी टेंस रहे। ये था सदर बराक ओबामा का जमाना। बराक ओबामा के दौर में अमेरिका ईरान डील भी हुई और यहूदी बस्तियों पर भी इनकी राय भी नेतन्याहू से मुख्तलिफ थी। लेकिन यहां किस्मत ने नेतन्याहू का साथ दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बन गया, यानी व्हाइट हाउस में इसराइल को अपना सबसे बड़ा सपोर्टर मिल गया। ट्रंप ने आते ही यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल मान लिया और अमेरिकन एम्बेसी तल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल कर दी। यही नहीं, गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल की नाजायज कब्जे को भी तस्लीम किया और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील भी खत्म कर दी। ये नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। ट्रंप ने उसके लिए मैदान साफ कर दिया था। तभी अब्राहम एक्कर्ड्स हुए, यानी मुआहिदा इब्राहिमी। मुसलमानों ने हजरत इब्राहिम की निस्बत से यहूदियों को अपना कजन बना लिया और फिर 4 अरब मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। अरब अमारात, बहरैन, सूडान और मराकेश। यूं अरब झुक गए।
इसराइल सरबुलंद हो गया। ये मैंने कई दफा वाकया सुनाया, मौलाना इस्लाही साहब बताया करते थे, क्योंकि वो राजपूत थे, कि हमारे यहाँ कोई नौजवान अगर कोई बड़ी गिरी हुई हरकत करता था तो उसके सर पर चमार के जरिए, चमार के हाथों जूता लगवाया जाता। अगर राजपूत के सर पर राजपूत का जूता गिरा तो चलो तकलीफ तो हुई, लेकिन राजपूत के सर पर चमार का जूता एक मलून और मज़ूब कौम के हाथों, आखिरी उम्मत मोहम्मद और उसका भी बेहतरीन हिस्सा, उस पर अजाब उनके हाथों आए, अरबों पर अजाब यहूदियों के हाथों, इसलिए इनको बचाया गया। यह फलस्तीनी कॉज के लिए बहुत बड़ा धचका था। अरब अपने ही अरबों की पीठ पे छुरा घोंप रहे थे और नेतन्याहू ये सब देख रहा था। अब वो फलस्तीन पर आखिरी हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले इसे सर्वाइवल की एक जंग का सामना करना पड़ा। नेतन्याहू 2009 से 2021 तक मुसलसल 12 साल इसराइल का वजीर आजम रहा। इस लॉन्ग रन का राज था इसकी सियासी जोड़ तोड़ की महारत। उसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर समझौता किया, उन पार्टीज के साथ भी इत्तेहाद किए जिन्हें वो पसंद नहीं करता था, मगर फिर उसे एक धचका लगा, करप्शन के इल्जामात। उस पर रिश्वत लेने, धोखाधड़ी करने और अमानत में खयानत के इल्जामात लगने लगे। ये भी कि उसने अपने अमीर दोस्तों से महंगे महंगे तोहफे लिए, मीडिया टाइकॉन्स के साथ सासबास की और अपने हक में कवरेज हासिल की और टेलीकॉम कंपनीज को अरबों का फायदा पहुंचाकर बदले में अपने लिए पॉजिटिव कवरेज ली। ये ऐसी हरकत थी जो बहुत गलत थी, लेकिन नेतन्याहू खुद जिस टाइप का लीडर है, इससे यही एक्सपेक्ट करना चाहिए था। स्कैंडल से नेतन्याहू की सियासी पोजीशंस कमजोर हो गई। इस पर प्रेशर बढ़ने लगा कि इक्तिदार छोड़ दे, लेकिन नेतन्याहू कुर्सी कैसे छोड़ सकता था? वो चिमटा रहा, क्योंकि ऐसे लीडर के लिए कुर्सी छोड़ना आसान बात नहीं होती, चाहे किसी भी मुल्क में हो। तो कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू ने हर हरबा इस्तेमाल किया, यहां तक कि रियासती इदारों पर, पुलिस पर, वकीलों पर, यहां तक कि अदलिया पर भी हमले किए। 21वीं सदी इस पे पोलराइज होती हुई पॉलिटिक्स और इसकी एक वाज़ेह झलक नजर आई इसराइल में, जहां पूरा मुल्क बट कर रह गया। नेतन्याहू के दौर में इस्राएली माशरा मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गया, पोलराइजेशन बढ़ती गई। उसने माशरे में अस और दे की आवाज लगाई। उसने मुखालिफिन को कमजोर कहा, इस्राइल दुश्मन कहा, अपने दुश्मन को मुल्क का गद्दार कहने लगा। खौफ की सियासत को भी उरूज पर पहुंचा दिया। ईरान का खौफ, फलस्तीनियों का खौफ, दुनिया की साजिशों का खौफ, और यह भी कि इस खौफ से बचाने वाला सिर्फ एक है, वो खुद। ये था बेंयामीन नेतन्याहू की सियासत का अंदाज। ये था बीबीइज्म, ऐसा कल्चर जहां सियासी इख्तिलाफ असल में दुश्मनी समझा जाए। इसराइल को इकोनॉमिकली फायदा भी पहुंचा होगा, वो फौजी लिहाज से मजबूत भी हुआ होगा, मगर माशरा अंदर से कट कर रह गया, पहले से कई ज्यादा तकसीम हो गया। और ये सूरत हाल नेतन्याहू जैसे लीडर्स के लिए आइडियल होती है। एक के बाद दूसरा बुरान हो तो ऐसे सियासतदानों को बड़ा उरूज मिलता है। इसराइल में 2022 में इलेक्शन हुए और हार्ड लाइनर्स का इत्तेहाद जीत गया। नेतन्याहू छठी मर्तबा वजीर आजम बन गया और अब इसे रोकने वाला कोई नहीं था। सबसे पहला काम जो किया वो था सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करना और साथ ही जजों की तकर्रुरी पर हुकूमत को ज्यादा कंट्रोल देना। यह तब किया गया जब उन्हीं अदालतों में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के मुकदमे हैं। ये जमहूरियत पर डायरेक्ट अटैक था। मुल्क में बहुत बड़े बड़े मुजाहिरे हुए, लाखों लोग सड़कों पर निकले। इकोनॉमिकली मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। सबसे बढ़कर यह कि फौज के रिजर्व एहलकारों ने ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया। अब इसराइल खाना जंगी के दिहाने पर था। नेतन्याहू पीछे तो हटा, मगर फिर वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 7 अक्टूबर 2023 आ गया। लेकिन एक मिनट, अभी मैं ले चलता हूं उस वाकये से चंद दिन पहले 23 सितंबर 2023 को। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली इजलास से नेतन्याहू ने खिताब किया और यह कहा, A few years ago, I stood here with a red marker to show the curse, a great curse, the curse of a nuclear Iran. But today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia, and our other neighbors. We will not only bring down barriers between Israel and our neighbors, we'll build a new corridor of peace and prosperity
that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change, another pivot of history. और इस मोड़ से पहले ही एक स्पीड ब्रेकर आ गया। नेतन्याहू की नीमत जहमत बन गई। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया। इतने बड़े स्केल पर और इतने प्रिसाइज अटैक्स कभी नहीं हुए थे। 1200 से ज्यादा इसराइली मारे गए, 240 को यरगमाल बना लिया गया। ये इसराइल की फौज, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसियों, बल्कि सबसे बढ़कर मिस्टर सिक्योरिटी नेतन्याहू की नाकामी का मुंह बोलता सबूत था। वो आयरन वॉल जिसका ख्वाब नेतन्याहू के बाप ने देखा था, जिसे बनाने का दावा वो खुद करता है, उस दिन रेत की दीवार साबित हुई। और उस नाकामी ने दुनिया को नेतन्याहू का असल चेहरा भी दिखा दिया। उसने गजा पर जवाबी हमला किया, ऐसा हमला किया जिसकी मिसाल रिसेंट हिस्ट्री में नहीं मिलती। पूरे शहर मलबे का ढेर बना दिए गए। हजारों फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की थी। A proud Zionist, actually he says a proud Irish American Zionist. आज इसराइल पर जंगी जराइम और नस्लकुशी के इल्जामात लग रहे हैं। उसके खिलाफ नफरत बढ़ रही है। कनाडा से ऑस्ट्रेलिया और जापान से अर्जेंटाइन तक शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहां इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट ना हुए हो, लेकिन नेतन्याहू को किसी की परवाह नहीं। उसे डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों की पुष्टपनाही हासिल है, और ना भी होती तो ये जंग उसकी पॉलिटिकल सर्वाइवल की है। और सियासत बचाने के लिए लाखों इंसानों की कुर्बानी भी देना पड़े तो नेतन्याहू जैसे सियासतदानों के लिए कोई मसला नहीं होता। As the book of Samuel says in the Bible, Netzach Yisrael lo yishaker. The eternity of Israel will not falter. बेन्यामीन नेतन्याहू की लेगेसी क्या है? तारीख उसे किन अल्फाज में याद करेगी? ये सवाल आज सबके सामने है। इसराइल को इकोनॉमिकली मजबूत बनाने वाला, या उसका असल चेहरा दुनिया के सामने लाने वाला? अपने मुल्क को आलमी तन्हाई से बचाने वाला, या आने वाली एक पूरी जनरेशन को उसके खिलाफ करने वाला? इसराइल को बचाने के लिए हर कदम उठाने वाला, या फिर मुल्क में जमहूरियत की बुनियादें खोखली करने वाला? जो भी हो, हकीकत यह है कि नेतन्याहू ने रीजन में अमन की हर कोशिश को सबूताश किया। उसने अपनी बका के लिए दूसरी कौमों से जीने का हक भी छीन लिया। नेतन्याहू आज इसराइल की तारीख का सबसे ताकतवर आदमी है, सबसे लंबे अरसे तक वजीर आजम रहने वाला शख्स, एक ऐसा शख्स जो इसराइल को मुकम्मल तौर पर बदल चुका है, मशरिक़ वुस्ता को बदल रहा है, बल्कि शायद पूरी दुनिया को भी बदल दे। लेकिन किस कीमत पर? बहुत ही भारी कीमत पर। कुछ कीमत तो अदा हो चुकी है, लेकिन शायद बहुत सा हिस्सा अदा होना बाकी है। और हाँ, अभी तारीख का फैसला होना भी बाकी है। याद रखें, तारीख का फैसला बहुत ही बेरहमाना होता है। वो बेन्यामीन नेतन्याहू को कैसे याद रखेगी? अपने लोगों की बका के लिए हर इंतहाई कदम उठाने वाले की हैसियत से, या फिर एक सफाक, जालिम, जाबिर और आमिर के तौर पर?